दोस्तों आपने थंबनेल और टाइटल में ये पढ़ ही लिया होगा कि आज की इस वीडियो में बजट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। निर्मला सीतारमण ने अपना 7वां और नरेंद्र मोदी सरकार की 3.0 मतलब तीसरी टर्म की सरकार का ये पहला बजट उन्होंने अनाउंस किया है। लगभग उन्होंने 2 घंटे से ज्यादा अपनी स्पीच दी। अगर मैं एक फैक्ट की बात कहूँ तो 2019 में निर्मला सीतारमण ने अब तक का सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाला बजट पेश किया था, जिसमें उन्होंने लगभग 2 घंटे 45 मिनट बजट के बारे में बोला था। अगर मैं वर्ड वाइज बात करूं, मतलब शब्दों के हिसाब से बात करूं, तो 1992 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जो उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने लगभग 18,000 शब्दों का बजट पेश किया था। तो चलिए दोस्तों, ये तो हो गई कुछ पुरानी बात है, लेकिन आज के बजट में क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है ये इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और लेकिन उससे पहले मैं आपके सामने कुछ पॉइंट रख दूं कि क्या क्या चीजें सस्ती हुई हैं। जी हाँ दोस्तों, एक्सरे मशीन सस्ती हुई है, कैंसर की दवाएं, मोबाइल मतलब मोबाइल के चार्जर और मोबाइल, ये सारी चीजें सस्ती हुई हैं। सोलर पैनल मतलब जो सरकार अभी एक योजना लेके आई है सोलर सिस्टम के लिए, तो सोलर पैनल उन्होंने सस्ते कर दिए हैं और इलेक्ट्रिक गाड़ी सस्ती कर दी है। सोना चांदी पे जो ड्यूटी लगती थी वो सस्ती कर दी है। अब जो भी लोग सोना चांदी खरीद पाएंगे तो उन पर कुछ ना कुछ उनको रियायत मिलेगी। प्लेटिनम के सामान भी सस्ते हो गए और भी बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन चलिए अब मेन मुद्दे पर। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं बजट के मामले में एक महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ कि आखिर बजट होता क्या है। जैसे कि मान लीजिए आप अपना जब घर का बजट बनाते हैं तो आप किस हिसाब से बनाते हैं। जब आप अपने घर का बजट बनाते हैं तो सबसे पहले आप अपनी आमदनी देखते हैं, मतलब आपकी इनकम क्या है, उसके हिसाब से आप खर्चे आप मैनेज करते हैं और उतने ही बजट में आप अपने खर्चे करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट के मामले में ऐसा नहीं होता, मतलब सरकार ऐसा नहीं करती है। सरकार सबसे पहले उल्टा करती है, मतलब सरकार पहले ये देखती है कि योजना कैसे कैसे बनानी है, उन योजनाओं पर कितना कितना एक्सपेंडिचर करना है। जब वो अपने सारे एक्सपेंडिचर मेजर कर लेती है कि कितना हम खर्च करने वाले हैं, उस हिसाब से वो टैक्सेशन करती है कि अब किससे कितना कैसे कैसे क्या वसूलना है। उसके हिसाब से जितना कम रहता है ज्यादा रहता है, लोन के माध्यम से, इनकम टैक्स के माध्यम से, बहुत सारी ड्यूटी के माध्यम से, सेस के माध्यम से, फिर वो अधिक कर ये लगा कर फिर ये सारी चीजें एक्यूरेट करती है। तो मेरे दोस्तों आपको ये बेसिक जानकारी समझ में आई होगी। तो अब चलते हैं आगे। अब मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मान लीजिए सरकार के पास अगर 1 रुपया आता है तो वो किस किन तरीकों से आता है एक बार समझ लेते हैं। 19% आता है इनकम टैक्स से, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। यूनियन एक्साइज ड्यूटी से 5% आता है, जीएसटी से लगभग 18% आता है। जी हाँ दोस्तों, और बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज इससे 27% आता है। नॉन टैक्स रिसीव उससे 9% आता है। नॉन डेब्ट कैपिटल रिसीव उससे 1% आता है। कस्टम से 4% आता है और कॉर्पोरेशन टैक्स होते हैं उससे 17% आता है। इस तरीके से गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू जनरेट करती है। अब बात करते हैं गवर्नमेंट के खर्चों के मामले में। मान लीजिए सरकार अगर 1 रुपया खर्च करती है तो कहां कहां पर खर्च करेगी ये तरीके से देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो 19% जो आपको ये दिख रहा होगा, ये जो 19% है ये इंटरेस्ट पेमेंट करने में लग जाता है। मतलब सरकार और इससे पहले की जो भी सरकार रही उन्होंने कभी ना कभी लोन लिए होंगे और ये सरकार भी लोन लेती है, तो इस हिसाब से 19% तो सिर्फ आपका इंटरेस्ट देने में लग जाता है। मतलब सरकार इतना तो ब्याज दे देती है। उसके बाद आते हैं 16%, ये है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, मतलब जो केंद्र सरकार की जो स्कीम होती है उसमें वो 16% खर्च कर देती है। उसके बाद सब्सिडी 6% खर्च कर देती है। उसके बाद बात करते हैं डिफेंस, मतलब जो डिफेंस का बजट है, मतलब रक्षा बजट है, उसमें लगभग 8% का खर्च करती है। और 21% स्टेट शेयर टैक्सेस, मतलब राज्य सरकार है, अगर ये राज्य सरकार को नहीं देगी तो योजना को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, तो राज्य सरकारों को लगभग 21% दे देते हैं। अब बात करते हैं फाइनेंस कमीशन इन अदर ट्रांसफर्स, इसमें भी 9% दे देती है। सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम, मतलब बहुत सारी सेंट्रल स्कीम स्पॉन्सर करती है, उसमें भी 8% दे देती है। अदर एक्सपेंस मिला के 9% और पेंशन में 4%। इस तरह से सरकार पूरा खर्चा करती है, मतलब सब्सिडी के माध्यम से, इंटरेस्ट के माध्यम से, योजनाओं के माध्यम से, स्कीम के माध्यम से, ये पूरा सरकार जनता के लिए करती है। अब आगे बढ़ते हैं कि इनमें क्या क्या चेंज करे हैं। तो एक बार आगे बढ़ते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर सेड टुडे, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर ने आज क्या कहा। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण said the people of India have report their faith of the government lead by PM Modi re-elected it for the historical third term। मतलब निर्मला सीतारमण ने साफ साफ ये कहा है कि जनता ने पीएम मोदी पर या ये एनडीए सरकार पर फिर से फेथ दिखाया है, तीसरी बार फिर से चुनकर भेजा है। यहाँ पर उन्होंने ये बता रहे हैं कि इन्होंने 4 चीजों पर ज्यादा फोकस किया है। डिफेंस और जो द पुअर सेक्टर, वुमेन सेक्टर, यूथ एंड फार्मर, इन चीजों पर लगभग ये 5 हो गए, 3 4 नहीं 5 हो गए। इन 5 चीजों पर उन्होंने ज्यादा फोकस किया है इस बजट में। और यहाँ पर आगे पढ़ते हैं। वी अनाउंस हायर मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर ऑल मेजर क्रॉप्स डिलीवरिंग ऑन द प्रॉमिस फॉर द एटलीस्ट 50% मार्जिन ओवर कॉस्ट। मतलब जो किसानों की जो फसल है उसका लगभग 50% का जो उसका जो मिनिमम प्राइस है वो सेट करने के लिए अभी तक बोला है सरकार ने। उसके बाद आने वाले टाइम पर इसको और बढ़ाने की भी बात कही है। एक बार फिर से इसको रिपीट कर दो या क्लियर कर दो, मतलब किसान की जो फसल की जो कॉस्ट आएगी उसका 50% मार्जिन
तय किया है कि मतलब आपका 50% मार्जिन के साथ फसलों का मूल्य निर्धारण किया जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, मतलब पीएम की जो गरीब कल्याण अन्न योजना उसको 5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। अब बात करते हैं 5 स्कीम्स। पीएम पैकेज ऑफ 5 स्कीम टू बी अनाउंस्ड टू फैसिलिटेट एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग एट 2 लाख करोड़ यूनियन बजट, मतलब इसको बढ़ाकर 2 लाख करोड़ तक कर दिया गया है। और भी बहुत सारी चीजें इसमें है, आप पीपीटी को रोककर एक बार 1 by 1 करके पढ़ लेना। सारी चीजें अगर मैं डिस्कस करूंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो ये पीएम पैकेज 3 स्कीम अनाउंस अंडर एम्प्लॉयमेंट इंसेंटिव, मतलब जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है, मतलब जो बेरोजगारी के नीचे हैं और उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, उनके लिए भी बहुत सारी चीजें उन्होंने करी हैं। यहाँ पर आप 1 by 1 करके पढ़ सकते हैं। 15,000 रुपए, मतलब जो इंटर्नशिप पे जाएगा उनको 15,000 रुपए दिए जाएंगे इंटर्नशिप पर ही। ये सारी चीजें हैं। और 4 ईयर एम्प्लॉयमेंट स्कीम करके इन्होंने निकाली हुई है। प्रॉपर स्कीम पढ़ लेना। अगर आप चाहेंगे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, तो मैं इस पे अलग से एक एक्सप्लेन करके वीडियो बना दूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हम आगे बढ़ जाते हैं। इसमें जो बजट के थीम है मैंने बताया था 4 चीज पर है। एक है एम्प्लॉयमेंट पर, स्किलिंग पर, एमएसएमई पर और मिडिल क्लास पर। ये 4 चीज पर उन्होंने विशेष कर ध्यान दिया है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ देखते हैं बिग बोनजा फॉर बिहार। मतलब ये सरकार जब इलेक्ट हुई थी तब 2 ऐसी पार्टियां थी या 2 ऐसे पॉलिटिशियन थे जिन्होंने मोदी गवर्नमेंट को सपोर्ट किया था, जो एनडीए का ही पार्ट है। एक है चंद्रबाबू नायडू जो कि आंध्र प्रदेश से हैं, दूसरे हैं बिहार के नीतीश कुमार। इन्होंने सपोर्ट किया था। तो इस बजट में मोदी सरकार ने ये ध्यान दिया है और दोनों राज्यों के लिए कुछ ना कुछ किया है। तो सबसे पहले मैं बता दूं तो इस बार बिहार के लिए नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने 26,000 करोड़ के प्रोजेक्ट अलोकेटेड किए हैं। जी हाँ दोस्तों, आगे जैसे कि आप पढ़ पा रहे होंगे, इन द एडिशनल रोड प्रोजेक्ट द गवर्नमेंट हैज प्लान्ड द एस्टैब्लिश एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज एंड स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन बिहार। द सेंटर विल आल्सो डेवलप द कॉम्प्रिहेंसिव प्लान्स कॉल्स पूर्व टू फास्टर ऑल द अराउंड डेवलपमेंट इन बिहार। अब मैं यहाँ पर आपको एक बात बता दूं, इस बार की गवर्नमेंट ने एक पूर्वोदय करके योजना निकाली है। पूर्वोदय मतलब इसमें 4 से 5 राज्य आते हैं, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, जैसे कि आप यहाँ पढ़ पा रहे होंगे। इन राज्यों को लगभग ये बताते हैं कि ये लगभग पिछड़े हुए हैं, तो इनको एडिशनल हेल्प देने के लिए पूर्वोदय योजना निकाली है। इसके तहत इन राज्यों को एडिशनल हेल्प दी जाएगी। और यहीं पर आंध्र प्रदेश की बात करिए तो आंध्र प्रदेश को लगभग 15,000 करोड़ रुपए उनके प्रोजेक्ट के लिए अलोकेट किए गए हैं। कंपनी डिटेल आप इसको रोक के प्रॉपर पढ़ लेना, और ज्यादा डिटेल में चाहते हो तो लिंक के जरिए मैं पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दूंगा। यहाँ पर बीच में एक पॉइंट और आ गया है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अभी तक जितने भी बजट पेश हुए हैं उनमें किसने सबसे ज्यादा बजट पेश किया है, तो मोरारजी देसाई जिन्होंने 10 बार किया है, निर्मला सीतारमण जहाँ 5 देखा लेकिन 7 बार हो गया। अंतरिम बजट था वो उनका 6 टाइम था, और ये वाला मिला के इनको 7 टाइम हो जाएगा। उसके बाद अगर और भी देखें तो जो पी चिदम्बरम है उन्होंने 9 बार, प्रणब मुखर्जी ने 7 बार, और यशवंत सिन्हा ने 6 बार, मनमोहन सिंह ने 6 बार। और अब बात करते हैं बजट प्रायोरिटी की, मतलब इस बजट में सरकार ने किन किन चीजों को प्रायोरिटी पर रखा है। 9 चीजें हम इसमें देख पा रहे हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल्स, और ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जस्टिस, सोशल जस्टिस की बात हो रही है, एनर्जी सिक्योरिटी, अर्बन डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म। इन चीजों पर उन्होंने ज्यादा जोर दिया है इस बजट के मामले में। आगे बढ़ते हैं, अब यह बात करते हैं प्रायोरिटीज ऑफ द विकसित भारत। अब यहाँ पर प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलेंसी एग्रीकल्चर, ट्रांसफॉर्मेशन एग्रीकल्चर रिसर्च, मतलब यहाँ पर उन्होंने प्रॉपर इस चीज के बारे में डिटेल में दे रखा है। अगर मैं एक एक करके सारी चीज पढ़ूंगा तो वो ज्यादा ही लंबी हो जाएंगी, तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ सीधे सीधे। यहाँ पर मैं बात करता हूँ स्किलिंग प्रोग्राम के बारे में। 20 लाख यूथ विल बी स्किल्ड ओवर ए 5 ईयर पीरियड, मतलब इन्होंने 20 लाख युवकों को स्किल करने का प्लान किया है, आने वाले 5 सालों में ये करेंगे। उसके बाद 1000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विल बी upgraded in hub and spoke arrangement with the outcome orientation। अब यहाँ पर इन्होंने बताया है कि 1000 से ज्यादा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स का ये इनको अपग्रेड कराएंगे और जरूरत पड़ी तो नई भी खोलेंगे। कोर्स कंटेंट एंड द डिजाइन अलाइन एज पर स्किल नीड और इंडस्ट्री, मतलब जिस जिस इंडस्ट्री को जो जो स्किल्स की नीड पड़ेगी उस पर ये ध्यान देंगे और उसको डेवलप करने के लिए नई नई स्कीम चलाएंगे। उन्होंने यहाँ पर वुमेन्स के लिए भी नई स्कीम का प्रोग्राम लॉन्च किया है, मतलब सरकार जो पहले अपनी गारंटी पे 5 लाख तक का लोन देती थी उसको बढ़ाकर इन्होंने 7.5 लाख कर दिया है। उसके अलावा एक्सपेक्टेड इट हेल्प टू 25,000 स्टूडेंट्स एवरी ईयर, और इन्होंने ये कहा है कि लगभग 25,000 स्टूडेंट्स को आगे और ये प्रमोट करने वाले हैं या उनको ये इस चीज में हेल्प करने वाले हैं। और फाइनेंशियल ईयर फॉर सपोर्ट लोन अप टू 10 लाख फॉर हायर एजुकेशन इन डोमेस्टिक इंस्ट्रक्शंस, फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर लोन्स अप टू 10 लाख फॉर हायर एजुकेशन इन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, मतलब जो बच्चा घरेलू मतलब देश के अंदर किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ेगा तो उसको लगभग 10 लाख तक का लोन सरकार प्रोवाइड कराएगी, वो भी मिनिमम 3% की ब्याज पर। अब जो बच्चा बाहर पढ़ने जाएगा उसके लिए अलग स्कीम, मतलब जो अब्रॉड जाएगा उसके लिए अलग स्कीम है। यहाँ पर अब डोमेस्टिक की बात हो रही है। अब आगे बढ़ते हैं, पीएम
पैकेज 3 स्कीम एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव्स। यहाँ पर सरकार 3 इंस्टॉलमेंट में जो भी नए न्यू कमर होंगे, जो इंटर्नशिप के लिए जाएंगे, जॉब के लिए जाएंगे, उनको सरकार 15,000 भी देगी। लगभग इस तरह 2,10,000 बच्चों को आने वाले टाइम पे ये उनको स्किल अप करेगी और उनको एम्प्लॉयमेंट देगी। स्कीम ए के तहत तो ये चीज है। अब दूसरी चीज के टर्म स्कीम बी में जॉब क्रिएशन इन मैन्युफैक्चरिंग, मतलब मैन्युफैक्चरिंग में भी ये डेवलपमेंट करेंगे और मैन्युफैक्चरिंग पे भी ध्यान देंगे। अब आगे देखते हैं स्कीम 3 सपोर्ट एम्प्लॉयर्स। गवर्नमेंट विल reimburse EPFO contribute to employers up to 3,000 per month for 2 years for all new hires expected to generate 50 lakh jobs। मतलब 50 लाख जॉब इस सेक्टर में ये जनरेट करने का ट्राई करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे। अब बात करते हैं इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस के बारे में, पूर्वोदय योजना के बारे में, विकास भी विकसित भी, ये मोदी ने स्लोगन दिया था इस योजना के अंतर्गत। आगे बढ़ते दोस्तों, एलोकेशन ऑफ मोर देन 3 लाख करोड़ फॉर स्कीम बेनिफिट्स वुमेन एंड गर्ल्स, मतलब 3 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को और बच्चियों को ये बेनिफिट देंगे, उनको एम्प्लॉय करेंगे, एम्प्लॉयमेंट देंगे। आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। इसके तहत लगभग 63,000 विलेजेस हैं, उनमें लगभग 5 करोड़ जो जनजातियां रहती है उनको ये एम्प्लॉयमेंट देने का काम करेंगे। और साथ ही साथ more than 100 branches of Indian Post Payment Bank will be set up in the North East region। मतलब जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है, नॉर्थ ईस्ट समझते हो आप, जैसे कि आपका ये पश्चिम बंगाल के पीछे जो मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ये सारे नॉर्थ ईस्ट के ही स्टेट है। यहाँ पर 100 से ज्यादा ब्रांच ओपन करने का उन्होंने वादा किया है। ये बोला है कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का यहाँ पर सेटअप करेंगे। आगे बढ़ते दोस्तों, अर्बन डेवलपमेंट के मामले में स्टाम्प ड्यूटी उन्होंने यहाँ पर दे रखा है, एनकरेजिंग स्टेट टू लोअर स्टाम्प ड्यूटी फॉर द प्रॉपर्टीज परचेज बाय वुमेन। मतलब जो महिलाएं घर खरीदेंगी तो उनको जो स्टाम्प ड्यूटी है पहले से उसको घटा दिया गया है इस बजट में। अब इसको और इजी तरीके से आपको समझा देता हूँ। मतलब आप अगर घर खरीदते हैं, एज अ मैन आप घर खरीदते हैं तो आपको टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। एज ए वुमेन, मतलब जैसे कि आपकी माँ के नाम आप घर खरीदेंगे, अपनी बहन के, अपनी वाइफ के नाम घर खरीदेंगे तो आपको एक्स्ट्रा टैक्स नहीं देना पड़ेगा। स्ट्रीट मार्केट, अब यहाँ पर इन्होंने स्ट्रीट मार्केट को भी रिडेवलप करने के बारे में बात करी है। ज्यादा डिटेल में आप वीडियो को रोककर खुद पढ़ लेना। ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट प्लान फॉर 14 लार्ज सिटीज विद द पॉपुलेशन अबव 30 लाख। मतलब जिन शहरों में 30 लाख से ज्यादा की पॉपुलेशन है वहां पर इन्होंने ये ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट की बात कही है। अब यहाँ पर बात करते हैं वाटर मैनेजमेंट के मामले में। मतलब जिन शहरों की आबादी 30 लाख से ऊपर है वहां पर पानी की आवश्यकता रहती है, मतलब पानी को लेकर बहुत सारी दिक्कतें रहती है, तो सरकार इस चीज को लेकर भी ध्यान देगी। हालांकि ये बात सारे बजट में होती है, इस बजट में अभी तो शायद कोई नई चीज नहीं है। अब बात करते हैं पीएम आवास योजना के मामले में। मतलब सरकार इस बजट में 3 करोड़ नए घर देने का ऐलान कर रही है और इस बार उन्होंने फंड भी अलॉट कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री ने जब तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी तभी इस बात का ऐलान कर दिया था, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने यहाँ पर उन्होंने मंजूरी भी दी है। अब आने वाले टाइम पर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए मैंने प्रॉपर अलग से वीडियो बना दिया है, कैसे आपको अप्लाई करना, अगर आप ग्रामीण है तो आपको कैसे अप्लाई करना, अगर आप शहरी हैं तब आपको कैसे अप्लाई करना है। सारी चीजें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, वहां पर मैं लिंक के माध्यम से भी आपको सारी जानकारी प्रोवाइड करा दूंगा। अब आगे बढ़ते हैं एनर्जी रिसोर्स के मामले में। एनर्जी रिसोर्स के मामले में इन्होंने काफी कुछ कहा है, वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं सारी चीजें। अब बात करते हैं पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। यहाँ पर सरकार 1 करोड़ हाउस होल्ड ऑप्टन फ्री इलेक्ट्रिसिटी देने वाली है, मतलब 1 करोड़ घरों को फ्री में बिजली देने वाली है। लेकिन उसमें कुछ सब्सिडी भी देगी, ऐसा भी नहीं है। अब 300 यूनिट बिजली फ्री देगी और इसमें अगर आप अपने छत पर पैनल लगाते हैं तो उसमें भी आपको सब्सिडी प्रदान करी जाएगी। कंप्लीट वीडियो मैंने इस पर भी बना दिया, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब बात करते हैं रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर के मामले में। तो रेवेन्यू जो है वो 2022-23 में 34 था, उसके बाद 23-24 में 35 हो गया, अब 24-25 के लिए इन्होंने 37 किया। मतलब सरकार का रेवेन्यू बढ़ा है, लगभग 2 पॉइंट से बढ़ा है। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करी जाए तो यहाँ पर इनका 22-23 में था 10, उसके बाद 23-24 में 13 हो गया, अब 24-25 में 15 हो गया है। डिफिसिट ट्रेंड्स, घाटे की प्रवृत्तियां, अब इसमें देखते हैं दोस्तों। अब इसमें एक चीज और आपको बता दूं, सरकार घाटे का बजट प्रस्तुत करती है। जी हाँ दोस्तों, मतलब सरकार लोन पर लेती है सारी चीजें, क्योंकि सारी चीजें टैक्स से अरेंज नहीं कर पाती, तो एक तरीके ये घाटे का ही बजट होता है। लेकिन यहाँ पर आप जो नंबर देख रहे होंगे 20-21 में ये नंबर 9.2 था। ये उस टाइम पर इसलिए ज्यादा था क्योंकि लॉकडाउन लग गया था, कोरोना था, इंडस्ट्रीज पूरी एकदम धड़ाम से नीचे आ गई थी, सरकार का रेवेन्यू इसलिए ज्यादा नहीं हो पाया, तो सरकार ने उस टाइम पर लोन ज्यादा लिए थे, उस तरह से उन्होंने अपना खर्चे चलाए थे, योजना को चलाया था। अब आकर लगभग सरकार ने 2024-25 के लिए 5 पॉइंट बन रखा है। लेकिन अभी की बात करी जाए तो अभी इस टाइम पर इस बजट में इन्होंने 4.9 का इन्होंने रखा है। ये लगभग सही बात है। आने वाले टाइम पर इन्होंने 25-26 के लिए 4.5 करने का प्लान कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं एक्सपेंडिचर ऑफ मेजर आइटम्स की। डिफेंस पर लगभग इन्होंने 4,54,000 करोड़, रूरल डेवलपमेंट पर 2,65,000 करोड़, एग्रीकल्चर पर
1,51,000 करोड़, होम अफेयर पर 1,50,000 करोड़, एजुकेशन पर 1,25,000 करोड़, IT एंड टेलीकॉम सेक्टर पर 1,16,000 करोड़, एजुकेशन पर 1,25,000 करोड़, IT एंड टेलीकॉम पर 1,16,000 करोड़, हेल्थ पर 89,000 करोड़, एनर्जी पर 68,000 करोड़, सोशल वेलफेयर पर 56,000 करोड़, कमर्शियल इंडस्ट्री पर 47,000 करोड़, इस पर इतना खर्च किया है। अब बात करते हैं टैक्स एंड प्रमोशन के मामले में। दोस्तों सरकार इसमें एक नई चीज करने वाली है, जो इनकम टैक्स जो पुराना रूल्स एंड रेगुलेशन थे, मतलब जो 1961 का था, उसको सरकार चेंज करने वाली है। लास्ट 6 महीने से यही डिस्कशन चल रहा है। आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकता है कि सरकार जो नया इनकम टैक्स है उसको लागू कर दे, मतलब पुराने वाले को चेंज कर नया लागू कर दे। उन्होंने काफी कुछ सस्ता कर दिया है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे चेंज इन कस्टम ड्यूटी। उन्होंने कस्टम ड्यूटी में भी बहुत सारा कुछ चेंज किया, जैसे कि अफोर्डेबल मेडिसिन पर भी इन्होंने कुछ कैंसर के दावों पर मतलब रेट डाउन करे हैं। मोबाइल इंडस्ट्रीज के लिए भी इन्होंने रेट डाउन करे हैं। डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन पर भी इन्होंने बहुत सारी चीजें डाउन करी हैं, लगभग 6% to 6.4%, जैसे कि आपका गोल्ड हो गया और प्लेटिनम हो गया। एनहेंस कंप्रिहेंसिव द मार्जिन एक्सपर्ट, ये भी रिड्यूस PCD स्टीम एंड फिश फीड्स पर इन्होंने ये कम किया है। और सपोर्ट एनर्जी ट्रांजिशन पर भी इन्होंने देखिए काफी कुछ ये सोच रहे हैं। और फुली एग्जाम्प्ट कस्टम ड्यूटी 25 क्रिटिकल मिनरल्स, मतलब कुछ 25 ऐसे मिनरल्स हैं जो बाहर से आते हैं, उन पर उन्होंने फुल्ली एग्जाम्प्ट कर दिया है। तो आप प्रॉपर इसमें पढ़ सकते हैं। दोस्तों डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल की बात करी जाए तो उन्होंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर लगभग 12.5% का उन्होंने टैक्स लगा दिया। मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है ये मैं आपको बता दूं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उसको बोलते हैं जिन चीज पर या फिर जिस इन्वेस्टमेंट पर आपको 1 साल से ज्यादा हो गया, उन पर अगर कोई आपको प्रॉफिट होता है तो उस पर आपको 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा। पहले ये 10% था। एग्जाम्पल्स के जरिए ऐसा समझ सकते हैं, जैसे आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिया या शेयर खरीद ली और उन शेयरों को आपने 1 साल से ज्यादा तक के लिए होल्ड करके रखा हुआ है, उसके बाद आप उनको विड्रॉ करते हैं या फिर उनको सेल कर देते हैं, तब आपको जो प्रॉफिट होगा उस पर आपको 12.5% टैक्स देना पड़ेगा। और भी काफी कुछ चीजें आप इसको रोक कर एक बार पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं न्यू टैक्स रेजिम के मामले में। यहाँ पर उन्होंने नया चेंज कराया। 3 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना, 3 से 7 लाख पर आपको 5% देना है, 7 से 10 लाख पर आपको 10% देना है, 10 से 12 लाख पर आपको 15% देना है, 12 से 15 लाख पर आपको 20% देना है, 15 लाख पर आपको 30% टैक्स देना है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे जिसकी 10 लाख इनकम है उसको क्या 10% टैक्स देना पड़ेगा डायरेक्ट? ऐसा नहीं है, सिर्फ 10 लाख पर नहीं देना होगा। मान लीजिए जिसकी 10 लाख इनकम है तो उसको 3 से 7 लाख पर 5% देना पड़ेगा और 7 से 10 लाख पर 10%। इस तरीके से होगा, कंप्लीट इनकम पर नहीं होगा। और जो स्टार्टिंग की 3 लाख की इनकम होगी उस पर बिल्कुल भी टैक्स नहीं होगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद दोस्तों आपको सारी जानकारी अच्छे समझ में आई होगी। अगर आप भी कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।